बैक। अब जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। अब लैक्टेशन के अंदर लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन वो पीरियड है इन विच फीमेल फीड मिल्क टू इट्स यंग वंस, द पीरियड दैट्स कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। अब जो प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन है ये कैसे होती है, इसको हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जो हार्मोन एस्ट्रोजन, आप सभी को पता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड बोल दो या ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये डेवलपमेंट करवाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी टाइम पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो जाएगी, राइट। इसके अलावा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अलावा अदर देन दीज हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा प्रेगनेंसी टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इससे पिट्यूटरी हार्मोन सभी को क्लियर है। प्रोलैक्टिन क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है। प्रोलैक्टिन रिलीज होगा कब? ये होता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की लेटर स्टेज पे प्रोलैक्टिन सीक्रेट होगा। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन एंड एचपीएल, ये प्लेसेंटल हार्मोन है, ध्यान रख लेना। दिस इज द हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटल हार्मोन है। ह्यूमन नाम से स्पष्ट है, इसकी फुल फॉर्म देखोगे आप, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल मींस प्लेसेंटा ने रिलीज किया, लैक्टोजन लैक्टोज शुगर जनरेट करवाने वाला, लैक्टोजन लैक्टोज शुगर होती है जो मिल्क से कुछ कम होते हैं। तो ये भी प्रोलैक्टिन के अलावा एचपीएल भी एक्ट करेगा किस पे? मेमोरी ग्लैंड पे। और ये दोनों हार्मोन, ये दो, ध्यान से सुनना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम सिर्फ डेवलपमेंट करवाना है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवाना है, लेकिन ये दोनों हार्मोन प्रोलैक्टिन और एचपीएल ये क्या करवाएंगे? ये मिल्क फॉर्मेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मिल्क फॉर्मेशन इन मेमोरी ग्लैंड, इन मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली ध्यान रखना, कोई पूछ भी ले तो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली स्टेज पे हार्मोन कम है, लेटर स्टेज पे हार्मोन ज्यादा है। अब अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है, ऑक्सीटोसिन ऑल्सो ए, ऑक्सीटोसिन के बारे में ये कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है। ऑक्सीटोसिन है तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, बनाने का काम, ऑक्सीटोसिन को बनाने का काम है हाइपोथैलेमस का, लेकिन सीक्रेट कहां से होगा? पिट्यूटरी से होगा, ये ध्यान रख लेना। रिलीज कहां से हो रहा है? निकल कहां से रहा है? पिट्यूटरी से। बना कौन रहा है? हाइपोथैलेमस बना रहा है। तो ऑक्सीटोसिन को ना कुछ बुक्स में पिट्यूटरी लिख देते हैं, कुछ में हाइपोथैलेमस लिख देते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, क्लियर कट पॉइंट है। ऑक्सीटोसिन को फॉर्मेशन का काम है हाइपोथैलेमस का, और सिक्रीशन जो रिलीज होने का काम है, निकलेगा कहां से? पिट्यूटरी से। फॉर्म कहां पे होगा? हाइपोथैलेमस में होगा, क्लियर है। अब ये क्लियर होगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पांसिबल है डिलीवरी ऑफ द मिल्क के लिए, डिलीवरी ऑफ मिल्क मतलब मिल्क रिलीज फ्रॉम द ब्रेस्ट। सिंपल सा पॉइंट अगर बोलूं तो, मिल्क रिलीज फ्रॉम ब्रेस्ट। अब हम पढ़ेंगे होता कैसे है, ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, मिल्क रिलीज कैसे होता है। ध्यान से सुन लेना, जो लैक्टेशन है ये भी न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है। क्या ये? न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है, और इट आल्सो डिपेंड अपॉन साइकिक स्टेट ऑफ द मदर। ये मदर की साइकिक स्टेट पे भी डिपेंड करता है, डिस्कस करेंगे हम ये पॉइंट्स दोनों। तो लैक्टेशन भी एक न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है। होता कैसे है? लेट्स सी, ध्यान से सुनना।
जैसे ही आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जब चाइल्ड, चाइल्ड बोल दो या इन्फेंट वर्ड यूज करते हैं, वैसे मिल्क फीडिंग जो यंग वंस होते हैं उनको हम ना इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। जैसे ही इन्फेंट सक करता है, सक बोल दो या टच ओ मदर निपल, जैसे ही वो मदर निपल, ऑल ऑफ योर फैमिली विद द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट जो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो निपल इज द पार्ट ऑफ मदर ब्रेस्ट। तो जैसे ही वो सक या टच करता है मदर निपल को, तो यहां से सोमैटिक नर्व्स, यहां से सोमैटिक नर्व्स के द्वारा सिग्नल जाएगा टू स्पाइनल कॉर्ड, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पे? हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास प्यारे बच्चों? हाइपोथैलेमस के पास। पॉइंट क्लियर है। जैसे ही बर्थ के बाद, क्योंकि देखो इन्फेंट आफ्टर बर्थ की बात हो रही है, जैसे ही बर्थ के बाद जो इन्फेंट है वो मदर निपल को टच करता है, सक करता है, तो वहां से निपल के पास से जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स हैं ये यहां से स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंपल्स है वो इंपल्स जाएगी कहां पे? हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अब ये हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देगा, मतलब यहां से ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, और ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा मायो एपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट। ये किस पे काम करेगा? मायो एपिथेलियल सेल पे काम करेगा, एक्ट करेगा। किस पे? मायो एपिथेलियल सेल। अब ये मायो एपिथेलियल सेल क्या होती है आपको पता होना चाहिए बेटा। ब्रेस्ट के अंदर मायो एपिथेलियल सेल क्या होती हैं? ये जो सेल हैं ये नियर एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जो एल्वियोलाई होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट में जो मिल्क फॉर्मेशन होना होता है वो एल्वियोलाई में होता है। अब एल्वियोलाई के पास में मायो एपिथेलियल सेल होती है, कौन सी सेल है? मायो एपिथेलियल सेल। और अब ये मायो एपिथेलियल सेल क्या करेगी? दीज मायो एपिथेलियल सेल कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। और एल्वियोलाई अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? मिल्क रिलीज हो जाएगा फ्रॉम एल्वियोलाई, और अब ये कहां जाएगा? डक्ट्स में आ जाएगा। यू कैन से लैक्टिफेरस डक्ट और एम्पुल, आपको सभी को स्ट्रक्चर क्लियर है। यू कैन सी, आप डायग्राम देखना, ब्रेस्ट का डायग्राम दोबारा फिर देखना, और यहां से अभी मिल्क कहां जाएगा? एल्वियोलाई से कहां आ गया? अभी डक्ट्स में आ गया, और डक्ट से ये आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी हो जाएगा, राइट। और लैक्टेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो मिल्क रिलीज करवाने का काम वो भी किसका है? ऑक्सीटोसिन का है। किसका है? ऑक्सीटोसिन का, राइट। तो जो लैक्टेशन है इस पे मेन रोल कौन से हार्मोन का है? इस पे मेन रोल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अब जो फर्स्ट मिल्क डिलीवरी ऑफ द यंग वंस के बाद, इन्फेंट के बाद जो फर्स्ट टाइम फीमेल ब्रेस्ट से जो मिल्क आता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं? व्हाट इज कोलोस्ट्रम? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलोस्ट्रम क्या है? इट इज द फर्स्ट मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर, फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर। इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में ध्यान रख लेना, ये विस्कस होता है प्यारे बच्चों, ये येलोइश कलर का होता है, और ये ना रिच इन एंटीबॉडी होता है, रिच इन एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी भी कौन सी? IgA। और ये
जो है ये कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं कौन सी IgA, ये प्रोवाइड करवाएंगी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये है ना, ये टर्म अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा कि एंटीबॉडी क्या होती है, ये भी नहीं बताऊंगा, IgA क्या है ये भी नहीं बताऊंगा। ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, प्रोवाइड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू इन्फेंट। ये वर्ड आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपका एक सेपरेट चैप्टर रखा है बच्चों, इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, डिजीज वाला एक चैप्टर आएगा आपका, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम को। तो वैसे एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम बनवाता है। तो ये कई टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं मेनली, और उनमें से वन ऑफ द टाइप होती है IgA। और ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होती है, टाइप होती है, एक्टिव, पैसिव, इनेट, एक्वायर्ड, ये डिस्कस करेंगे हम वहां से। इजी है, सो इजी, डिस्कस कर लेंगे बाद में। ओके, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी क्या करवाएंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए ये बोलते हैं कि बच्चा जो इन्फेंट है उसके लिए जो मदर मिल्क है, स्पेशली जो अर्ली स्टेज पे फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर जो है, वो बच्चे के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, और वो बच्चा सेफ फ्रॉम डिजीज रहेगा। अगला पॉइंट ध्यान रखना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, क्या होता है जो कोलेस्ट्रॉल, इसमें ना आयरन बहुत कम होता है। आयरन जो Fe है वो लेस होता है। क्या होता है? लेस। इसीलिए जो आफ्टर एक पीरियड के बाद बच्चे के अंदर Hb की जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। बाकी इसके अंदर शुगर है, लैक्टोज शुगर है, जिसको मिल्क शुगर ही बोल सकते हैं, एंटीबॉडीज हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट, एक्सेप्ट क्या नहीं है, आयरन नहीं, राइट। तो ये था। फैट भी नहीं होता इसके अंदर, फैट भी नहीं है, नो फैट, इसके अंदर फैट भी नहीं होता। ये है लैक्टेसिन। क्या है ये? लैक्टेसिन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, 8 to 10 टर्म है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तब तक मैं लिख देता हूँ, आप इसको ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, और उसके बाद मैं टर्म लिख देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ओके, तो लेट्स सी ऑल दीज टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर है, लेकिन प्यारे बच्चों 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी तो हमें करना पड़ता है कि। लेट्स सी, जो डिस्कवरी ऑफ स्पर्म है, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म है, तो वेरी इजी, एंटोनी वॉन लेवनहुक। एंटोनी वॉन लेवनहुक सभी को पता है, ही इज द एंटोनी वॉन लेवनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो एंटोनी वॉन लेवनहुक ने ही की थी। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है, एंटोनी वॉन लेवनहुक। इसने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी, राइट। क्लियर है। कैस्ट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर, ये सभी टर्म्स है ना, मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, तो आप इनको वीडियो पॉज करके लिख लेना बाद में। ये आपको बुकलेट मिली है, उसमें आपको ये सारे टर्म्स लिखे मिलेंगे, या आप इनको, इन टर्म्स को अपनी एनसीईआरटी पे नोट कर लेना। तो कैस्ट्रेशन, जो कैस्ट्रेशन होता है, ये एक प्रोसेस होता है इन विच सर्जिकली टेस्टिस या टेस्टिस इन मेल या ओवरी इन फीमेल को रिमूव करते हैं। या कैस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गोनेड्स। गोनेड्स को रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, गोनेड्स। गोनेड्स की जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। वेरी इजी। और अगर कैस्ट्रेशन कर दिया ना तो पर्सन आइदर मेल और फीमेल, अब वो स्ट्राइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो स्ट्राइल। अब वो यंग मस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? वेरी इजी यार, अगर आपने गोनेड्स ही निकाल दिए तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट है हाइस्टेरेक्टोमी। हाइस्टर, वेरी इजी टर्म, हाइस्टर, वोम्ब, यूट्रस, ये मैंने सारे आपको बताए थे। तो हाइस्टर इज द टर्म यूज्ड फॉर यूट्रस। हाइस्टर क्या होता है? टर्म यूज्ड फॉर यूट्रस। और कटोमी होता है बेटा, कट कर देना, वैसोकटोमी, ट्यूबोकटोमी।
आइस्टोटोमी वर्ड आपने बहुत बार सुना है, तो कट कर देना। तो ये आइस्टोटोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस, फीमेल में से यूट्रस को बाहर निकाल देना, कट करके फीमेल में से। एपिंडोक्टोमी भी आपने सुना है, अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाल देते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एपिंडोक्टोमी। तो वर्ड तोड़ दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हाइस्टोटोमी, हाइस्टो मतलब यूट्रस और एक्टोमी मतलब कट करके बाहर निकाल देना। तो हाइस्टोटोमी क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस फ्रॉम द फीमेल बॉडी। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि फीमेल यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो जाए या यूट्रस में कैंसर हो जाए, तो उस केस में हम यूट्रस को फीमेल बॉडी से सर्जिकली बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेक्टोमिगली। प्रोस्टेक्टो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, और मिगली का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाना, बड़ा हो जाना, लार्ज हो जाना। तो इट्स प्रोस्टेक्टोमिगली इज ए टर्म यूज्ड व्हेन प्रोस्टेट ग्लैंड इज एनलार्ज्ड इन मेल। जब मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, मिगली मतलब एनलार्ज हो जाए, तो इट्स द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। एमिनेरिया क्या है, एमिनेरिया होता है बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए इन फीमेल में, फीमेल में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमिनेरिया, यानी कि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिसमेनोरिया क्या होता है, ये होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में है, जब फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पेन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं, थ्रूआउट मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर पेन होता है, दैट्स टर्म इज यूज्ड टू बी डिसमेनोरिया। पेरिनल ग्लैंड, पेरिएनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म प्यारे बच्चों, ये आज से बहुत साल पहले ना हमारे सिलेबस में रैबिट होता था, रैबिट की स्टडी आती थी हमारे, तो ये ग्लैंड ना रैबिट में होती है। पेरिएनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन रैबिट, बोथ मेल और फीमेल में। और रैबिट के अंदर ये ग्लैंड, ध्यान से सुनना, रिलीज केमिकल सब्सटेंस जिसको हम फिरोमोन्स या एक्टोहॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ रिलीज होते हैं ये फिरोमोन्स। और पेरिएनल ग्लैंड जो फिरोमोन्स रिलीज करेगी, ये फिरोमोन्स सेक्स अट्रैक्टेंट होते हैं, मेल भी रिलीज करता है, फीमेल भी रिलीज करता है, राइट। पेरिएनल ग्लैंड दोनों में होती है, मेल रैबिट में भी और फीमेल रैबिट में भी। और ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा या फिरोमोन्स बोल दो, जो क्या है सेक्स अट्रैक्टेंट है, व्हिच अट्रैक्ट द मेल टुवर्ड फीमेल एंड फीमेल टुवर्ड मेल। पॉइंट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये बड़ा अच्छा टर्म है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम में। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल होगी इसमें, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, इसमें जो इम्प्लांटेशन है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, मतलब वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यू कैन टर्म यूज द टर्म, अगर बाय चांस जो जाइगोट है या जो मोरुला ब्लास्टुला जो बना है वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, then the pregnancy is said to be ectopic pregnancy। और अगर प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो जाए ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कई बार हमने एमटीपी करनी पड़ती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसका भी एक कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी क्या हो, एक्टोपिक हो। ये टर्म आपके फोर्थ चैप्टर में भी आएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, राइट। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, ये होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल के अंदर गाइनो टर्म आ जाए, गाइनो कैरेक्टर आ जाए, गाइनो मतलब फीमेल, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इन मेल, मेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाए, देन द टर्म इज सेड टू बी गायनेकोमेस्टिया, राइट। ये भी एक आगे आएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होती है, एन्यूप्लॉइडी होती है, जेनेटिक्स के अंदर 5th चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे टर्म आएगा गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसके अंदर एक जेनेटिक मेकअप हो जाएगा 44 प्लस XXY, पीपल के अंदर 47 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, राइट। डिजीज का नाम मैं नहीं बता रहा, अभी आपको आगे बताएंगे 5th चैप्टर में। ऐसा होने से इस पर्सन में, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, और इस पर्सन में फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, है तो मेल लेकिन गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपका टर्म टेस्टिकल, बड़ा अच्छा टर्म है, टेस्टिस प्लस एपिडिडिमिस, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा टर्म है, टेस्टिस प्लस एपिडिडिमस,
दोनों को मिला के जो हम टर्म यूज करते हैं वो टेस्टिकल वर्ड यूज करते हैं। ये आपका अच्छा टर्म है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा टर्म है कि जब दोनों को मिला के, टेस्टिस और एपिडिडिमिस, आपको सभी को पता है भाई, ये टेस्टिस था और इसके पिछले पार्ट पे कैपिटलाइज स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस। दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? टेस्टिकल बोल देंगे। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकल। नेक्स्ट है नेक्रोस्पर्मिया। ये पहले भी बता चुका हूं मैं। नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है? नॉन मोटाइल सप्रम इन सीमन। नॉन मोटाइल सप्रम इन सीमन। अगर सीमन में सप्रम जो है वो नॉन मोटाइल है। यहाँ पे इसके सारे मैंने बहुत सारे टर्म बताए थे, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, बहुत सारे टर्म आपको बताए थे। यू शुड लर्न ऑल दीस टर्म्स। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट जो टर्म है ये टाइप्स ऑफ एग के लिए यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एग है, टाइप्स ऑफ एग, बहुत टाइप के होते हैं। तो ये ह्यूमन एग के लिए टर्म यूज किया गया है। एक तो होता है एलेसिथल एग, 3 अलग अलग टाइप से बता रखा है। ये है टाइप्स ऑफ एग ऑन द, ये फर्स्ट जो है एलेसिथल एग क्या है? ये टाइप्स ऑफ एग है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। योक क्या होता है? रिजर्व फूड एक प्रकार से। योक कितना है, कम है, ज्यादा है, नेग्लिजिबल है। तो टाइप्स है कई सारे, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल, कई टाइप के एग होते हैं। लेकिन ह्यूमन एग की बात हो रही है। ह्यूमन एग के लिए हम टर्म यूज करते हैं ह्यूमन एग इज एलेसिथल, ह्यूमन एग इज होमोलेसिथल, ह्यूमन एग इज नॉन क्लिडोइड। तो ह्यूमन एग को एलेसिथल एग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ह्यूमन एग के अंदर जो योक होता है वो नेग्लिजिबल होता है। व्हाई ह्यूमन एग इज कॉल्ड एलेसिथल एग? because of negligible yolk in human egg। जो ह्यूमन फीमेल का एग होता है उसमें जो योक है, रिजर्व फूड है, वो एक प्रकार से क्या होता है बच्चों? नेग्लिजिबल होता है। इसलिए ह्यूमन एग इज सेड टू बी एलेसिथल एग। अब सॉरी, जो सेकंड है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन एग। एग में योक कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? मान लो लेट्स सी ये एग है, इसमें योक सिर्फ एक एंड पे हो, हर जगह हो, आप में हो, आप में नहीं हो, तो नीचे बैठे ना, ऑफिस में बैठे, तो इसमें टाइप्स ऑफ एग नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा होमोलेसिथल एग होता है, इट्स द एग is the egg in which yolk is evenly distributed। पूरे एग में योक हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि कहीं डिसलाइक है। तो यहाँ पे भी कई टाइप के एग आएंगे, होमोलेसिथल, डिस्कोइडल, तो कई टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ह्यूमन एग को होमोलेसिथल एग बोलते हैं बिकॉज इन ह्यूमन एग योक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली मतलब हर जगह सेम अमाउंट में है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, या एट एनी वन एंड, ऐसा नहीं है। और ह्यूमन एग इज सेड टू बी नॉन क्लिडोइक एग। ये है ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग। भाई एग दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्लिडोइक एग, जो बर्ड्स के एग होते हैं। बर्ड्स के एग में बाहर हार्ड एक्सोस्केलेटन आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैलकैरियस सेल होती है। लेकिन ह्यूमन फीमेल में जो एग होता है वो नॉन क्लिडोइक होता है, मतलब कोई हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द एग नहीं होती। इसलिए ह्यूमन एग को नॉन क्लिडोइक एग बोला है। क्या बोला है? नॉन क्लिडोइक एग। ये टाइप्स थे। बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में जो एग होते हैं वो क्लिडोइक एग होते हैं। और ऐसा एग जिसके जो क्लिडोइक एग होगा ना, वो एग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ड कवरिंग। लेकिन अगर एग है नॉन क्लिडोइक एग, तो ये नॉन क्लिडोइक एग इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड कोई हार्ड कवरिंग नहीं होती और ये एयर में इसका डेसिकेशन हो जाएगा, टेम्परेचर में ये ड्राई होकर फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा। राइट? पैथोजेनिक वायरस, ये टर्म था भी। कुछ पैथोजेनिक वायरस जैसे एड्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस कैन पास थ्रू प्लेसेंटा टू द फीटस। प्लेसेंटा से फीटस में लेटर स्टेज पे कुछ वायरस जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजेनिक वायरस। हेपेटाइटिस वायरस है, एड्स वायरस भी जा सकता है लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मदर
HIV पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा के थ्रू लेटर स्टेज पे HIV वायरस भी जा सकता है टू द फिटस। नेक्स्ट है वेजिनल बैक्टीरिया। जो फीमेल की जो वेजिना होती है इसके अंदर जो पीएच है ये नियरली अबाउट 4 होता है। वुमन वेजिना के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? एसिडोफिलस बैक्टीरिया, स्पेशली लैक्टोबैसिलस। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया वेजिना में पीएच एसिडिक रखेंगे और वेजिना में पीएच एसिडिक होने से क्या होगा? इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो पैथोजन होते हैं वो एक नॉर्मल पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। लेकिन ह्यूमन वेजिना के अंदर जो पीएच है वो क्या होता है? लेस होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडोफिलस बैक्टीरिया। एसिड लविंग बैक्टीरिया ह्यूमन वेजिना के अंदर नेचुरली रहते हैं। ओके। और मैक्सिमम एग इन ह्यूमन फीमेल, अगर एक फीमेल में मेनार्क से मेनोपॉज तक, मेनार्क टू मेनोपॉज, अगर हम मेनार्क मान लें 12 टू 14 इयर्स पे और मेनोपॉज मान लें 45 टू 50 इयर्स पे, तो लगभग एक फीमेल में 35 इयर्स का रिप्रोडक्टिव फेज है। ह्यूमन फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज कितने ईयर की है? 35 ईयर की। और 35 ईयर में एक फीमेल कितने एग प्रोड्यूस कर सकती है? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे हम प्रेगनेंसी वगैरह काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी 9 मंथ तक प्रेगनेंसी जब तक रहेगी तब तक एग नहीं रिलीज होंगे ओवरी से, और उसके भी 6 मंथ तक वो हम आगे पढ़ने वाले लैक्टेशनल एमनीरिया होता है। जब तक फीमेल में लैक्टेशनल पीरियड इंटेंस होता है उस टाइम भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते, लेकिन उसको हम काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, यहाँ पे हम प्रेगनेंसी वगैरह को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो एक फीमेल में 35 ईयर का रिप्रोडक्टिव फेज अगर है और एक ईयर में आप निकाल लो 365 डेज होते हैं और 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मान ले तो लगभग 13 एग प्रोड्यूस हो गए। 365 डेज का ईयर हो गया और 28 डेज का मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लिया। यहाँ पे ध्यान रखना, हमने फीमेल को हेल्दी मानना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर मानना है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने काउंट नहीं किया है और किसी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी भी हमने काउंट नहीं की है। तो उस टाइम पे एक फीमेल के अंदर 13 एग पर ईयर प्रोड्यूस होंगे। और अगर हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज मान ले 35 ईयर, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 13 नियरली अबाउट 416 एग प्रोड्यूस हो जाएंगे फीमेल के अंदर इन हर रिप्रोडक्टिव फेज। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे हमने कोई प्रेगनेंसी काउंट नहीं की है। तो एक फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें वो मैक्सिमम कितने एग प्रोड्यूस कर सकती है, निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये वेरी कर सकता है, आप 35 की जगह 37 ईयर भी ले सकते हो, 40 ईयर भी ले सकते हो, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। मेनार्क और मेनोपॉज फिक्स नहीं है, इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट ले रखी है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगी जेनेटिक्स की, राइट। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब आपके पास 2-3 दिन है, क्योंकि वीडियो आएगी जेनेटिक्स की उससे पहले आपके पास 2-3 दिन है। तो इस टाइम में आपको इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सभी सॉल्व करके देखने हैं। दोबारा से लगभग इस चैप्टर की टोटल 12 वीडियोस आपको मैंने डाली है, टॉपिक वाइज है। एनसीईआरटी में बिल्कुल ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर किया गया है। टॉपिक वाइज टोटल 12 वीडियोस हैं। वीडियोस को देखें, एनसीईआरटी पढ़ें, बुकलेट पढ़ें और उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करें। ये मेरा प्रॉमिस है, 90% 95% एमसीक्यूज आपके सोल्व हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर लेना, मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। और मंडे से जेनेटिक्स की वीडियो के बारे में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सभी को दे चुका हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो वो आप लोग मैसेज सभी के पास आ चुका है, वो आप उसको फॉलो करें। और फर्स्ट यूनिट लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। और जेनेटिक्स की वीडियो जो है उसकी इंस्ट्रक्शन आप सभी के पास हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हम आगे जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और
वीडियो देख के बेटा प्लीज एमसीक्यूज कर लेना। अब है ना एमसीक्यूज एटलीस्ट जो 2 बुक आप लोग फॉलो करते हो, 2-3 बुक, कोई भी बुक फॉलो करते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो, वहां से आप एमसीक्यू जरूर सोल्व कर लेना। जिस किसी एमसीक्यू में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना, या आप मुझे पर्सनली विजिट करके आप मुझे मिल सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।